तो आज हम एक काफ़ी दिलचस्प शो सामग्री पर बात करने वाले हैं। कल की अंतिम आशा का उदय। जी। ये कहानी हमें भविष्य में ले जाती है, सीधा साल 2242 में। और वहाँ मतलब धरती की हालत बहुत ख़राब है। बहुत ज्यादा। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया, हवा सांस लेने लायक नहीं। पानी लगभग खत्म। हाँ, और नदियाँ तो जैसे प्लास्टिक के पहाड़ बन गए हैं। बिल्कुल। और सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, दी ऑर्कस। और कहानी इसे साफ साफ कलयुग का चरम बताती है। मतलब नैतिकता, सच्चाई, सब खत्म। कितनी निराशाजनक तस्वीर है ना। बिल्कुल। और इसमें आज के डर भी झलकते हैं। हाँ, यही तो खास बात है। मतलब ये जो भविष्य का वर्णन है, ये हमारी आज की चिंताएं ही तो हैं। पर्यावरण का विनाश, कॉरपोरेट ताकत का सेंट्रलाइजेशन। सही। और कलियुग का जिक्र इसे एक तरह का पौराणिक आयाम देता है, जैसे ये होना ही था, कोई अनिवार्य अंधकारमय चरण। हाँ, एक साइकिल का हिस्सा। हाँ, और सवाल उठता है कि क्या ऐसे अंधेरे में मतलब कोई उम्मीद बची है? क्या ये संभव भी है? और देखो, कहानी इसी निराशा के बीच पूरब के एक छोटे से गांव से एक उम्मीद जगाती है। हाँ, एक बच्चे का जन्म होता है, देवदत्त। बिल्कुल साधारण माँ बाप, लेकिन बच्चा असाधारण। कहते हैं उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, बचपन से ही। हाँ, और वो प्रकृति, जानवरों से जैसे बातें कर सकता था, मानो उनका दर्द महसूस करता हो। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी ये खासियतें और उभरती गईं। पर ये कोई मतलब सिर्फ जादुई शक्तियां नहीं थी, सही है ना? नहीं, ये गहरी सहानुभूति थी। ओके। वो दूसरों का दुख महसूस कर सकता था। जी। और उसकी आवाज, हाँ। कहते हैं उसमें एक अजीब सी ताकत थी। हाँ, जो हारे हुए हताश लोगों के दिलों में भी उम्मीद की एक लौ जला सकती थी। और यही बात दिलचस्प हो जाती है। द ऑर्कस जैसी ताकत, इतनी बड़ी ताकत, जिनके पास सब कुछ है, दौलत, सेना, हाँ, वो इस अकेले लड़के से खौफ खाने लगते हैं। क्यों भला? ये नायक के उदय का एक क्लासिक तरीका है ना? गुमनामी से उभरना। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन उसकी शक्तियां देखो, कोई हथियार नहीं, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ सहानुभूति और प्रेरणा देने वाली आवाज। बिल्कुल, ये उस दुनिया की जरूरत को दिखाता है जहां मानवीय जुड़ाव और आशा खत्म हो चुकी थी। सही। उसकी ताकत बाहरी नहीं, अंदरूनी है। और शायद यही चीज उसे उस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाती है। हाँ, ये आंतरिक शक्ति बनाम बाहरी नियंत्रण का टकराव है। और ये टकराव तब और बढ़ जाता है जब धरती पर अकाल और बीमारियां फैलती हैं। हाँ, जब लोग बिल्कुल टूट जाते हैं, हर तरफ मायूसी है। तब देवदत्त सामने आता है, लोगों से बात करता है, और वो कहता है, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। सोचिए उस माहौल में इन शब्दों का क्या असर हुआ होगा। कहते हैं उसी पल से लोगों ने उसे कल्कि कहना शुरू कर दिया, बुराई का विनाशक और मानवता का उद्धारक। विनाशक और उद्धारक दोनों। और उसके हथियार, जैसा आपने कहा, कोई मॉडर्न टेक नहीं। बिल्कुल नहीं। कहानी में बताया है दिव्य घोड़ा है। हाँ, जो बिजली की तेजी से दौड़ता है, और एक चमकती हुई तलवार जो सिर्फ अधर्म और बुराई पर वार करती है, किसी निर्दोष पर नहीं। ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ये विवेक दिखाता है। और इन सबसे बढ़कर उसके हथियार हैं ज्ञान और अटूट विश्वास। कमाल है ना, एक तकनीकी दुनिया में ये चीजें। बिल्कुल। और ये प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। घोड़ा शायद विचारों के तेजी से फैलने या दैवीय मदद का प्रतीक हो सकता है। तलवार जो सिर्फ बुराई को काटती है, वो न्याय के सिद्धांत को दर्शाती है। अंधाधुंध हिंसा नहीं, बल्कि विवेक से गलत को सही से अलग करना। सही। लेकिन ज्ञान और विश्वास को सबसे बड़ा हथियार बताना, ये कहानी के मूल संदेश को दिखाता है कि ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा विचारों और आत्मा की है। तो मतलब ये सीधे तौर पर तलवारबाजी या गोलीबारी की लड़ाई नहीं है। नहीं, कल्कि का तरीका अलग है। वो लोगों को इकट्ठा करता है, उन्हें समझाता है कि उनकी असली ताकत कहीं बाहर नहीं, उनके अपने अंदर है, उनकी एकता में है। उन्हें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। हाँ, जिसे द ऑर्कस ने तबाह कर दिया था। और सबसे अहम काम जो वो करता है, वो द ऑर्कस के झूठ का पर्दाफाश करता है। बिल्कुल, ये विचारों का युद्ध है, प्रोपेगेंडा वर्सेस सच। उनकी ताकत डर और धोखे पर आधारित है, वो दिखाता है। वो लोगों को सिर्फ अनुयायी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें जगाता है, उन्हें एहसास दिलाता है कि वो सिर्फ सिस्टम के पुर्जे नहीं, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। और लोग, कहानी के अनुसार लोग वाकई जागते हैं। डर की जगह विद्रोह ले लेता है। वो समझने लगते हैं कि गुलामी की जंजीरें बाहरी नहीं, मानसिक ज्यादा हैं। हाँ, और ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आता, बल्कि कल्कि के जगाए हुए आत्मविश्वास और सच्चाई की ताकत से। ये सामूहिक चेतना की शक्ति है। बिल्कुल।
कैसे एक व्यक्ति का अटूट विश्वास और सच बोलने का साहस पूरे समाज को हिला सकता है, उन्हें एक शक्तिशाली दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर सकता है। ये लीडरशिप की एक अलग परिभाषा है। हाँ, लीडर वो जो हुक्म न चलाए बल्कि लोगों की सोई हुई क्षमता को जगाए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज की दुनिया में भी जहां झूठ फैलाना इतना आसान है, क्या सच और जागरूकता अब भी सबसे शक्तिशाली हथियार है? कहानी का इशारा तो इसी तरफ है। तो इस वैचारिक जागरण का नतीजा क्या होता है? स्रोत बताता है कि इसके बाद एक निर्णायक संघर्ष होता है। हाँ, लोग उठ खड़े होते हैं। दियोर्कस की सत्ता जो सदियों से अजेय लग रही थी, वो चरमराने लगती है। उनके झूठ के महल ढह जाते हैं। अंत में कल्कि अपने उस दिव्य घोड़े पर सवार होकर बुराई के अंतिम गढ़ पर हमला करता है। और उसकी तलवार का प्रकाश, कहते हैं, कलयुग के घने अंधेरे को चीर देता है। वाह, कल्पना कीजिए उस दृश्य की, अंधेरे पर रोशनी की विजय। लेकिन फिर क्या सब कुछ तुरंत स्वर्ग जैसा हो जाता है? नहीं, कहानी ये नहीं कहती। पर हाँ, एक नई सुबह होती है। हवा धीरे धीरे साफ होने लगती है। नदियां फिर से जीवन पाती हैं, जैसे धरती खुद राहत की सांस ले रही हो। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अब कल्कि का इंतजार नहीं करते। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। वो खुद मिलकर धरती को संवारने, समाज को फिर से बनाने में जुट जाते हैं। नैतिकता, न्याय, करुणा, जो मूल्य खो गए थे, उन्हें फिर से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये एक स्थायी बदलाव की गारंटी है या बस एक और मौका? ये नवीकरण और दूसरे मौके का शक्तिशाली प्रतीक है। कलयुग के विनाश के बाद सृजन का आरंभ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है, कल्कि रास्ता दिखाता है, बुराई को जड़ से उखाड़ता है, मगर उसके जाने के बाद उस नई सुबह को बनाए रखने, उस समाज को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी लोगों पर आ जाती है। उद्धारकर्ता प्रेरणा दे सकता है, दिशा दिखा सकता है। हाँ, लेकिन पुनर्निर्माण का कठिन काम समाज को खुद ही करना होता है। ये कहानी किसी जादुई समाधान का वादा नहीं करती, बल्कि नई शुरुआत की जिम्मेदारी पर जोर देती है। ये वाकई एक अहम बात है। उद्धारकर्ता आता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। और फिर कहानी के अंत में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या होता है फिर? जब कल्कि का काम पूरा हो जाता है, उसने लोगों को जगा दिया, बुराई को हरा दिया, एक नई दिशा दे दी, तब क्या होता है? स्रोत कहता है वो अचानक गायब हो जाता है। अच्छा, जैसे आया था वैसे ही चला गया? हाँ, बिना किसी विदाई के, बिना कोई राजपाट संभाले। तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है? सिर्फ यादें? नहीं, कहानी कहती है वो अपने पीछे एक जिंदा उम्मीद छोड़ जाता है, एक सबक। क्या सबक? कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना दिखे, अगर इंसानियत एकजुट हो जाए, सच्चाई और विश्वास पर टिकी रहे, तो जीत अच्छाई की ही होती है। वो एक मिसाल कायम करके जाता है, मानवता को अपनी गलतियों से सीखने और एक बेहतर दुनिया बनाने का एक और मौका। हाँ, क्या ये विरासत काफी है? मेरे ख्याल से कहानी का सार यही है, असली ताकत सामूहिक इच्छा शक्ति और मूल्यों पर टिके रहने में है। कल्कि एक उत्प्रेरक है, एक चिंगारी। ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो पीछे रह जाते हैं। विरासत सिर्फ यादें नहीं होती, एक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, जिसे आने वाली पीढ़ियों को निभाना होता है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत कल्कि अंतिम आशा का उदय पर। हमने देखा कि कैसे कलियुग के चरम अंधकार से उम्मीद का जन्म होता है, कैसे एक नायक उभरता है जो विचारों से लड़ता है। हाँ, और कैसे मानवता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये कहानी हमें 2042 के काल्पनिक भविष्य से होते हुए नई शुरुआत की दहलीज तक ले आई। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कहानी कल्कि के गायब होने पर खत्म होती है और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लोगों पर आ जाती है। तो ये नेतृत्व की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? क्या समाज को बदलने और उसे सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए हमेशा किसी बाहरी या दिव्य शक्ति की जरूरत होती है? या फिर वो क्षमता, वो चिंगारी, वो कल्कि तत्व हम सबके भीतर ही मौजूद है? हाँ, बस जरूरत है उसे पहचानने, जगाने और सामूहिक रूप से उसे दिशा देने की। ये सोचने वाली बात है।